हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है स्टाइकोमेट्री चैप्टर में वो है एक्सेस एंड लिमिटिंग रिएजेंट। तो एक्सेस और लिमिटिंग रिएजेंट क्या होते हैं? कभी आपने देखा है कि कोई रिएक्शन हो रहा हो या ऐसी कोई चीज जो आप नॉर्मल लाइफ में देखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि दो चीजों को असेंबल कर रहे होते हैं और हम एक चीज बना रहे होते हैं। ठीक है, तो उसकी मैं एक मिसाल दूंगा आपको। जैसे एक साइकिल की फ्रेम हो और उसके दो व्हील्स हो, तो आपको काफी जो है ना नंबर ऑफ फ्रेम्स भी दिए जाएं और नंबर ऑफ व्हील्स भी दिए जाएं। आप उनको असेंबल करते जाएं तो आखिर में आपके पास जो चीज बच जाएगी उसको हम कहते हैं एक्सेस रिएजेंट, और जो चीज बिल्कुल भी ना बचे लास्ट में उसको हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। किस तरीके से, एक जनरल एग्जांपल से हम देखते हैं। इसी चीज की बात करते हैं। आपके पास फ्रेम्स हैं साइकिल के, ठीक है, और उसी के साथ साथ आपके पास व्हील्स हैं। ठीक है, अब आपके पास जो फ्रेम्स हैं वो है 5 और व्हील्स जो हैं वो है आपके पास 12। कितने व्हील्स हैं? 12 व्हील्स हैं और फ्रेम्स कितनी हैं? 5 हैं। तो हर एक फ्रेम में कितने व्हील्स आने चाहिए? 2। और 2 में कितने आएंगे? 4। इसी तरीके से 5 में कितने आएंगे? 10। तो जब 5 फ्रेम्स आपने उसमें 10 व्हील्स फिट कर दिए और आपके पास 5 बाइसाइकिल्स बन गई, बाकी आपके पास कितने बचे? 10 व्हील आपने यूज कर लिए, बाकी कितने बचे आपके पास? 2। और यहां पर फ्रेम्स कितनी बची? कुछ भी नहीं। तो जो बच गए आपके पास वो होता है एक्सेस रिएजेंट, और जो आपके पास नहीं बचता उसको हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। इसी तरीके से अगर आप केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन कर रहे हैं तो उसमें अगर आपके पास लास्ट में रिएक्शन हो जाने के बाद लास्ट में अगर आपके पास जो चीज बच रही है उसको हम कहेंगे एक्सेस रिएजेंट, और जो चीज लिमिटिंग होगी मतलब उसकी एक मखसूस तादाद होगी, मखसूस उसकी जो है ना क्वांटिटी होगी, उसको हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसको आगे थोड़ा ले जाते हैं। अगर आप इंडस्ट्रियल लेवल पर बात करें, इंडस्ट्रीज में क्या होता है, जो है ना यूरिया बन रहा होता है, दूसरी चीजें बन रही होती हैं, तो आपके पास जो वहां पर चीजें होती हैं उनको आपने वाइजली यूज करना होता है। किस तरीके से? आपके पास दो प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, एक प्रोडक्ट आपके पास ये है और एक प्रोडक्ट ये है। प्रोडक्ट से मतलब सब्सटेंस, ठीक है। तो यहां पर आप सब्सटेंस की ही बात समझें, या कोई चीज समझ लें कि जिसको हम प्रोडक्ट के नाम से कह रहे हैं। तो जब आपके पास दो प्रोडक्ट हैं या दो टाइप्स के प्रोडक्ट हैं, उन दो टाइप्स के प्रोडक्ट में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है? ये वाला जो प्रोडक्ट है आपके पास वो है चीप, मतलब सस्ता, और ये वाला जो है वो एक्सपेंसिव है। तो आप क्या करेंगे? अगर आप एक बेहतरीन केमिस्ट हैं और आपको पता है कि चीजों को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, तो आप क्या करेंगे? यहां पे जो चीप है उसको ज्यादा यूज करेंगे, जो एक्सपेंसिव है उसको कम यूज करेंगे। अगर इनके रेशो के हिसाब से, मतलब आपको ये 10 केजी चाहिए और ये आपको 10 केजी चाहिए और ये भी आपको 10 केजी चाहिए, तो आप क्या करेंगे कि लास्ट में आपका ये प्रोडक्ट बच ना जाए उसके लिए आप क्या करेंगे? इसको 12 केजी या 15 केजी तक इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये आपके पास क्या है? चीप है, सस्ता है। और इसको आप जो है ना लिमिटेड यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि ये महंगा है। अब इससे बेनिफिट क्या होता है? इन दो चीजों से आपको बेनिफिट क्या होता है उसकी बात करते हैं। बेनिफिट की अगर बात करें तो आपके पास पहला बेनिफिट तो ये है कि आपके पास जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट विल बी फिनिश्ड। अब जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है वो खत्म हो जाएगा मुकम्मल तौर पर,
फिनिश्ड कंप्लीटली, ठीक है, वो तो आपके पास कंप्लीटली जो है ना फिनिश्ड हो जाएगा। और जो दूसरी चीज है वो क्या होती है, वो ये होती है कि आप जो आपके पास रिएक्शन है वो क्या हो जाता है, वो रिएक्शन फास्ट हो जाता है। जिस तरह एंजाइम में होता है, एंजाइम में क्या होता है, अगर आपके पास ये एंजाइम है और इसके साथ ही ये वाला जो है वो सबस्ट्रेट मान लो आप, ये एंजाइम है ये सबस्ट्रेट है, अगर आपके पास इन दोनों में से कोई चीज मैक्सिमम होगी, ज्यादा होगी, या ऐसे समझ लें कि जितना आपको प्रोडक्ट चाहिए उससे थोड़ी चीजें ज्यादा होंगी, अगर आपके पास एंजाइम ज्यादा होंगे तो वो रिएक्शन क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर आपके पास इन दोनों प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट ज्यादा है तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। और दूसरा जो आपके पास फायदा मिलेगा वो क्या होगा, वो ये होगा कि जो आपके पास एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है वो कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। इसी तरीके से किसी रिएक्शन को करके देखते हैं और उसमें हम मालूम करते हैं कि एक्सेस जो है ना रिएजेंट कौन सा होगा और लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा। देख लेते हैं, आपके पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये बना रहे हैं वाटर, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बना रहे हैं वाटर। जो हाइड्रोजन है वो है 6 ग्राम और जो ऑक्सीजन है वो है 16 ग्राम। तो यहाँ पे आपके पास 6 ग्राम है, ये वाला 16 ग्राम है, और आपके पास जो प्रोडक्ट में है वो कितना है, 18 ग्राम, 18 ग्राम या 18 उसका मोलर मास समझ लें। तो इसका अगर आप मोलर मास निकालें तो हाइड्रोजन का मोलर मास है 2 और ऑक्सीजन का मोलर मास है 16, मतलब 2 ग्राम हमें हाइड्रोजन के चाहिए और 16 ग्राम किसके चाहिए, ऑक्सीजन के चाहिए। इस रेशो के हिसाब से तभी हम जाके एक वाटर मॉलिक्यूल बना सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, 16 ग्राम आपके पास ऑक्सीजन तो है, लेकिन जो हाइड्रोजन है वो कितना है, 6 ग्राम है, हमें चाहिए 2 ग्राम, है हमारे पास 6 ग्राम। तो अगर इससे 2 माइनस कर लेते हैं, बाकी क्या बच जाता है, 4 ग्राम। ये जो 4 ग्राम है ये एक्स्ट्रा होता है, और यहाँ पे जो 16 ग्राम है ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा या कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। तो इसी तरीके से अगर ये वाला एक्सपेंसिव प्रोडक्ट होता और ये वाला चीप प्रोडक्ट होता तो क्या होता है कि ये वाला वाइजली हमने खर्च किया और इसकी मिकदार हमने कम रखी, और ये वाला चूंकि चीप है हम इसको ज्यादा रखेंगे। एक तो हमें बेनिफिट मिलेगा कि ये वाला जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा, और जो दूसरा बेनिफिट मिलेगा वो क्या होगा कि जो चीप प्रोडक्ट है उसकी वजह से, उसके ज्यादा होने की वजह से रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। तो डेफिनेशन को हम देख लेते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट की डेफिनेशन को और जो एक्सेस रिएजेंट है उनकी उसकी डेफिनेशन को। तो लिमिटिंग रिएजेंट की डेफिनेशन क्या कह रही है, द रिएजेंट that is completely converted into product or consumed at the completion of reaction is called limiting reagent। तो ऐसा रिएजेंट जो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में, पहली बात, या फिर क्या हो कि वो कंप्लीशन तक जो है ना रिएक्शन कंप्लीशन तक बाकी ना रहे, वो खत्म हो जाए, ठीक है, तो वो क्या हो जाए, कंज्यूम्ड हो जाए कंप्लीटली, तो उसको आप क्या कहेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे। और जो दूसरी डेफिनेशन है वो है एक्सेस रिएजेंट की। एक्सेस रिएजेंट क्या होता है, the reagent that is in greater amount and remain unreacted at the end of reaction। जो एक्सेस रिएजेंट है वो ऐसा रिएजेंट है जिसकी तादाद या जिसकी अमाउंट है वो ज्यादा होगी और वो बच जाएगा या अनरिएक्टेड रह जाएगा जब तक रिएक्शन कंप्लीट होगा। तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे, ऐसे रिएजेंट को क्या कहेंगे, एक्सेस रिएजेंट कहेंगे, जो बाकी बच जाए रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद। अब जो आपके पास प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जो प्रोडक्ट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लिमिटिंग रिएजेंट के। कोई भी जो रिएक्शन होगा उसकी जो डिपेंडेंसी है वो किस पर होगी, लिमिटिंग रिएजेंट पर, क्योंकि यही जो है ना वो पहले में क्योंकि यही जो है ना वो पहले खत्म हो जाता है, बाकी ये वाला तो रह जाता है, ये वाला खत्म हो जाता है। इसलिए जितना भी प्रोडक्ट बनेगा, मैक्सिमम प्रोडक्ट फार्म्ड is directly proportional to limiting reagent।
अब आपके पास जो मैक्सिमम प्रोडक्ट बनेगा वो किस पर डिपेंडेंट है, वो लिमिटिंग रिएजेंट पर डिपेंडेंट है। इसी के साथ साथ एक उसकी एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट भी आ रहा है और एक्सेस रिएजेंट भी आ रहा है, एक्सेसिव रिएजेंट भी आ रहा है। यहाँ पे एल है आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट के लिए, मैंने एल को यूज किया, यहाँ पर ई को यूज किया है। तो अगर कोई रिएक्शन हो जाता है, रिएक्शन हम जब हम कर रहे हैं तो उसको सिंबलाइज करने के लिए मैं इन चीजों का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे आपके पास है नाइट्रोजन और प्लस में है हाइड्रोजन जो बना रहे हैं अमोनिया। लेकिन यहाँ पर हम क्यों इस तरह पढ़ रहे हैं, वजह उसकी ये है, हम पढ़ रहे हैं एक्सेस और लिमिटिंग रिएजेंट के हवाले से। तो हमने देखना होगा कि कौन सी चीज पहले खत्म हो जाएगी या कौन सी चीज कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगी जब तक रिएक्शन हो जाए, और कौन सी चीज बाकी रह जाएगी जब तक के रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, नाइट्रोजन आपके पास 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, 1 है, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन 2, वहां पे 1, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 + 2 या 2 × 2 4, और यहाँ पे कितने हैं, 3। अब जो नाइट्रोजन है वो 2 है और वहां पर 1 है। दूसरा अमोनिया क्यों नहीं बना, क्योंकि यहां से अगर आप 4 हाइड्रोजन में से 3 हाइड्रोजन निकाल लें, अब जब ये निकल गया, एक नाइट्रोजन और अब इसके पास 1 निकल गया तो बाकी 1 नाइट्रोजन बच गया, और इससे अगर आप 3 हाइड्रोजन निकाल लें तो बाकी 1 हाइड्रोजन बच जाता है। तो एक N और एक H से आप अमोनिया नहीं बना सकते। और यहां पर कौन सी चीज है जो अमोनिया नहीं बनने दे रही, वो है हाइड्रोजन की कमी। अगर आपके पास यहाँ 2 हाइड्रोजन और होते तो दूसरा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का भी बन जाता। तो ये जो नाइट्रोजन है यहाँ पे वो एक्सेस में है, और जो हाइड्रोजन है वो लिमिटिंग या लिमिटेड आपके पास रिएजेंट है। तो इसी चीज को देखकर इसी तरीके से आपने दूसरे जो है वो रिएक्शन देखने होंगे और उनमें आइडेंटिफाई करना होगा कौन सा एक्सेस रिएजेंट है और कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं जिसमें आपके पास ओनली मास दिया जाएगा। अगर आपके पास ओनली मास दिया जाए और उससे आपको बताना हो कि कौन सा लिमिटिंग है कौन सा एक्सेसिव है, तो उसको भी आप मालूम कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं उसको समझाता हूं कि किस तरह आप उसको कर सकते हैं। मैं न्यूमेरिकल भी लिख देता हूं और उसके जो स्टेप्स हैं वो भी बता देता हूं। न्यूमेरिकल को हल करने से पहले हम थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन पढ़ लेते हैं लिमिटिंग रिएजेंट की, कि हम उसको आइडेंटिफाई किस तरह कर सकते हैं। अगर हम आइडेंटिफाई कर जाएंगे तो हमें अगले जो स्टेप्स है, नेक्स्ट स्टेप, वो इजीली आएंगे और हम न्यूमेरिकल्स को भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, गारंटीड तरीके से, ठीक है। यहां पर जो पहला स्टेप है वो है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जब भी हम एक इक्वेशन लिख रहे हों और हमें लिमिटिंग रिएजेंट उसमें आइडेंटिफाई करना है, तो हम क्या करेंगे, उसकी सबसे पहले उस इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे। जो मैंने पहले मिसाल दी थी वो सिर्फ समझाने के लिए थी, वो इस तरह नहीं थी कि आपको जो है ना एलिमेंट से अंदाजा लगाना होगा, इस तरह बिल्कुल भी नहीं होता। आपको मास दिया जाता है, ये वॉल्यूम दिया जाता है, उससे आपको क्वांटिटी ड्राइव करनी होती है या उससे आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होता है। तो आपके पास जो दूसरा स्टेप है वो है कन्वर्ट द ऑल रिएक्टेंट्स मासेस इनटू मोल। अब आपने क्या करना है, जितने भी रिएक्टेंट हैं उनको कन्वर्ट कर देना है। अगर वो मोल में नहीं है, वो मास में है, वो ग्राम्स में है, उनको आपने क्या करना है, मोल में कन्वर्ट कर देना है। तीसरा जो स्टेप है आपके पास वो है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इन मोल्स या ग्राम्स फ्रॉम ईच रिएक्टेंट विद द हेल्प ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तीसरा जो स्टेप है वो कह रहा है कि आपने अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मालूम करनी है हर रिएक्टेंट को इस्तेमाल करते हुए। मतलब आपने देखना है कि अगर आपके पास ए है और प्लस में बी है, ये सी बना रहे हैं, तो आपने देखना होगा कि ए से कितना प्रोडक्ट बन सकता है। अगर ये एक्सेस में हो तो ए से कितना प्रोडक्ट बन सकता है, और ए वाली अमाउंट वही यूज करनी जो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। उसके बाद आपने देखना होगा कि बी से वो प्रोडक्ट कितना बन रहा है अगर ए एक्सेस में हो, इन केस अगर ए एक्सेस में हो। तो उस तरीके से आपने इस तरीके से भी प्रोडक्ट मालूम करना है और इस तरीके से भी प्रोडक्ट मालूम करना है। अगर आपको ये फाइंड हो जाए, आप ये मालूम कर जाएं, तभी क्या होगा, आप अंदाजा लगाएंगे द रिएक्टेंट दैट गिव्स लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज लिमिटिंग रिएजेंट।
तो जिससे आपको प्रोडक्ट कम मिल रहा है, इन दोनों में से आपने अंदाजा लगाया कि इससे हमें 30 ग्राम मिल रहा है और इससे हमें 50 ग्राम मिल रहा है, तो जो 30 ग्राम है जो ए है वो आपके पास क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। इसी तरीके से आपके पास जो ज्यादा अमाउंट बना रहा होगा वो क्या होगा, एक्सेस रिएजेंट होगा। तो आपके पास पांचवा स्टेप है, कैलकुलेट द अमाउंट फॉर्म्ड बाय लिमिटिंग रिएजेंट। और तब आपने क्या करना है कि कैलकुलेट करनी है जो अमाउंट आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट से बन रही है। और छठा क्या है, अदर रिएक्टेंट विल बी एक्सेस रिएजेंट। तो दूसरा जो रिएक्टेंट होगा, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये लिमिटिंग है तो ये एक्सेस होगा, अगर ये लिमिटिंग है तो ये वाला एक्सेस होगा। तो इसी तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं लिमिटिंग रिएजेंट को किसी भी केमिकल इक्वेशन के अंदर। यहां पर आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कह रहा है कि इफ वी कंबस्ट C2H6 मतलब कि ईथेन एंड प्रोडक्ट फॉर्म्ड आर वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, अगर हम ईथेन की कंबस्शन करते हैं तो हमें प्रोडक्ट में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, ये तो बिल्कुल लाजमी बात है, मिलता है। और कंबस्शन उसको कहते हैं जब आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न कर रहे हो। पहला जो आपके पास क्वेश्चन है यहाँ पे वो कह रहे हैं हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड, कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा इफ वी हैव यूज्ड 40 ग्राम ऑफ इथेन एंड 90 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अगर हमने 40 ग्राम इथेन यूज किया और 90 ग्राम ऑक्सीजन यूज किया है, तो सबसे पहले हम डेटा निकाल लेते हैं। तो डेटा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन। और यहां पे मजे की बात है कि कौन कौन सा डेटा हमें चाहिए। यहां पर हमें चाहिए कि मास ऑफ क्या चीज, मास ऑफ इथेन कितना है आपके पास, मास ऑफ इथेन 40 ग्राम, ये हो गया आपके पास 40 ग्राम। और उसके बाद है मास ऑफ ऑक्सीजन, इसको O2 से लिख सकते हैं आप, O2 लिख सकते हैं, ऑक्सीजन पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। वो कितना है आपके पास 90 ग्राम। और उसके बाद है मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड, तो वो हमें मालूम करनी है, हमें नहीं पता। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है, स्टेप नंबर 1 जो हमने पढ़ा है अभी, वो है आपके पास कि आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख लें इसकी। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन किस तरह होगी, मैंने पहले बताया कि कंबस्शन जब होगी तो इथेन के साथ ऑक्सीजन आपको देना होगा। आप क्या करेंगे, C2H6 प्लस ऑक्सीजन, और ये प्रोडक्ट साइड में क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस में वाटर। अब हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों तरफ से एलिमेंट्स के जितने एटम है उनकी तादाद देखनी पड़ेगी और उसके बाद उन्हें बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पर भी हमने 2 कर दिए। यहाँ पर ऑक्सीजन, अगर आपके पास ऑक्सीजन अकेले आ रहे हैं, जहां पर एलिमेंट क्या हो, अकेला हो, उसको हम लास्ट में बैलेंस करते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन आपके पास जो है ना वो अकेला है, तो हम इसको लास्ट में बैलेंस करेंगे। उससे पहले हम हाइड्रोजन की तरफ आते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर 6 हैं, यहाँ पर कितने, 2, तो हम क्या करेंगे, इसको 6 बनाने के लिए 3 लिख देंगे। अब कितने बन गए, 3 to the 6, 6 हाइड्रोजन बन गए। और उसी के साथ साथ क्या हुआ कि आपके पास जो ऑक्सीजन है इस तरफ वो 2 हैं और इस तरफ ऑक्सीजन कितने हैं, 2 to the 4, और 4 + 3 7 ऑक्सीजन है। यहाँ पर नंबर कौन सा है, ऑड है, यहाँ पर कौन सा नंबर है, इवन है, तो इसको आप बैलेंस नहीं कर सकते। तो आपने क्या करना है, जहां जहां पर आपने कोफिशिएंट लगाए हैं स्टोइकियोमेट्री के, उनको आप डबल कर दें। यहां पर आपने इसको डबल कर दिया तो क्या हो गया, 4 हो गए, 4 कार्बन। तो हम यहाँ पे भी 4 लगाएंगे ताकि कार्बन कितने हो जाए, 4 हो जाए। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 to the 12, और यहाँ पर कितने 6, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर भी 6 लगा देंगे ताकि क्या हो जाए, 6 to the 12 बन जाए। अब यहाँ पर भी 12 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 12 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 4 कार्बन है, यहाँ पर भी 4 कार्बन है। बाकी जो बात रहेगी वो ऑक्सीजन की रह गई। यहाँ पर जो ऑक्सीजन की तादाद है वो कितनी है, 6 है यहाँ पे और 8 यहाँ पे, 6 और 8 14, तो 14 यहाँ पे आपने करने होंगे। 14 करने के लिए आप कौन सा कोफिशिएंट लगाएंगे,
7 लगाएंगे तब जाके क्या बनेगा, 14 बनेगा, 7 टू द 14। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। अब आपके पास जो सेकंड स्टेप यहां पर है वो कौन सा है कि आपने गिवन अमाउंट को या गिवन मास को अपने मोल में कन्वर्ट करना है। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे आप, जो मास ऑफ इथेन था वो कितना था, 40, और मास ऑफ ऑक्सीजन कितना था, 90। अब आपने इनको पहले मोल में कन्वर्ट करना है। तो मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे आप, नंबर ऑफ मोल के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास आपके पास 40 है और मोलर मास इसका क्या होगा वो देख लेते हैं, C2H6। इसके पास कितने हैं, 12 इसका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास है, और इसको आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया 24, और प्लस ये आपके पास 6 है। तो 6 जब आप इसमें जमा करेंगे तो इसका क्या आएगा मास 30। तो इसका जो मास है मोलर मास वो है 30। अब इसको आपने जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। दूसरे ऑक्सीजन की तरफ आ जाते हैं। ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, गिवन अमाउंट ऊपर रखेंगे और जो उसका मोलर मास है वो नीचे रखेंगे। तो मोलर मास इसका कितना होगा 16, उसका एटॉमिक मास है। आपके पास यहाँ पर एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है तो इसका मोलर मास क्या बन जाएगा 32। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे, पहले इसको कर लेते हैं, इसको डिवाइड करेंगे आप 1, अच्छा 1, उसके बाद आपके पास आएगा 3 इस तरीके से आ जाएगा। तो 1.33 मोल आपके पास क्या चीज है, इथेन है, और आपके पास मास ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन कितने होंगे, अगर आप इसको डिवाइड कर दें तो 3 से लगभग थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो आप इसको 2.8 के करीब ज्यादा आ रहा है। तो 2.8 अगर आपके पास क्या होंगे मोल ऑफ ऑक्सीजन होंगे। तो इसी तरीके से हम तीसरा स्टेप करते हैं, जो स्टेप थर्ड है, स्टेप थर्ड की तरफ आ जाते हैं। ये आपके पास स्टेप 2 था, ये स्टेप 3 है। स्टेप 3 क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम ईच एलिमेंट। As we know from reaction above that, अब यहाँ पे एक चीज आपने प्रेडिक्ट करनी होगी, यहाँ पे आपने कुछ सोचना होगा, सोचने के बाद आपने चीज वो बतानी होगी। अगर आपके पास पहले हम इस रिएक्टेंट को ले लेते हैं कि इस रिएक्टेंट से हम कितना प्रोडक्ट बनाएंगे। तो अगर आपके पास ये एक्सेस में हो, बहुत ही ज्यादा हो, उसकी कोई लिमिट नहीं है, तो अगर आपके पास ये एक्सेस में हो तो बताएं इससे कितने कार्बन डाइऑक्साइड आप बना सकेंगे। तो यहां पर आपके पास 2 कार्बन है, 2 कार्बन से आप 2 कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हैं। यहां पर आपके पास अगर 2 कार्बन हो तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आपके पास 1 मोल इसका हो, इसी तरीके से आपके पास अगर 1 मोल हो C2H6 का, तो इससे आप कितने बनाएंगे 2 बना सकते हैं। यहां पर भी 2 कार्बन तो यहां पर भी 2 कार्बन। इसी तरीके से अगर आप 1 मोल इसका ले लें तो 2 मोल आपको इसका मिलेगा, क्योंकि हमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन हम कितने ले रहे थे 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के। तो अगर आप 1 मोल अगर आप इसका ले लेंगे तो आपको 2 मोल मिलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के। अगर इस तरह है आपको 1 मोल से 2 मोल मिल रहे हैं, 1 मोल ऑफ ईथेन प्रोड्यूसेस 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसी तरीके से आपने इस 2 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, इसके साथ। अब आपको मास जो मतलब 1.3 मोल है इथेन के, किसके 1.3 मोल है इथेन के, 1 मोल से आपको 2 मिल रहे हैं, तो 1.3 से कितने मिलेंगे
सिंपली आप इसको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या आंसर आ रहा है, 2.66 मोल्स। 2.66 मोल्स आपको मिलेंगे किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के, फ्रॉम 1.33 मोल ऑफ इथेन। तो इसी तरीके से आप दूसरा कर लें। अच्छा, हम जैसे जानते हैं, एज वी नो फ्रॉम, रोमन में लिख दें ताकि कंफ्यूजन ना हो, एज वी नो फ्रॉम रिएक्शन दैट, अब इस रिएक्शन को देखकर आप क्या अंदाजा लगा रहे हैं कि 7 मोल, यहां पर जो 7 है उसको हम मोल से ले रहे हैं, जिस तरह हमने यहां पर 2 को 2 मोल से लिया था, यहां पर 7 को हम 7 मोल से लेंगे। तो यहां पर 7 मोल प्रोड्यूस कर रहे हैं कितने, 4 कार्बन डाइऑक्साइड। 7 मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर आप इसको 4 को डिवाइड कर दें 7 के साथ तो आपके पास आंसर आएगा कुछ 0.7535 और 0.57, तो 0.57 के करीब आपके पास इसका आंसर आएगा। और इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 2.8 से। 2.8 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.6, इस तरीके से कुछ करीब इसी के आएगा, 1.6 के करीब आंसर आएगा। तो आप यहां पर अंदाजा लगा सकते हैं इस वैल्यू से, और इस वैल्यू से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी चीज या कौन सा जो रिएजेंट है वो हमें कम कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, कम कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। तो जो कम दे रहा होगा वही आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट होगा। इस सूरत हाल में ये आपको कम दे रहा है, कौन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपको क्या दे रहा है, कम प्रोडक्ट दे रहा है। तो आपके पास जो ऑक्सीजन है वो क्या है, ऑक्सीजन है वो क्या है आपके पास, लिमिटिंग रिएजेंट है। जी तो मैंने डेटा को ऊपर रख दिया है। अब आपने यहाँ पे देखना है कि जो रिएक्शन था वो यहाँ पे लिखा हुआ है, और 1 मोल इथेन से जो प्रोड्यूस हो रहे थे नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो आपके पास है 2.66, और जो 7 मोल ऑफ ऑक्सीजन से प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कितने, हमने मैथ की थी थोड़ी सी और हमारे पास आंसर आ गया 1.6 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसे हमने पहले बात की कि आपके पास जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो कौन सा है, ऑक्सीजन है। क्यों ऑक्सीजन है, क्योंकि ये जो है वो लिमिट कर रहा है रिएक्शन को, ये लिमिट कर रहा है, और ये जो है ना कम मिकदार दे रहा है किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोड्यूस होने में। अब हमने मास, जो हमसे सवाल में पूछा गया है कि आपने मास इन ग्राम्स मालूम करना है कार्बन डाइऑक्साइड का, जो लिमिटिंग रिएजेंट की वजह से, या लिमिटिंग रिएजेंट जब तक खत्म हो रहा है तब तक कितना बन रहा होगा। तो हम उसको मालूम करने के लिए क्या करेंगे, आपके पास जो था नंबर ऑफ मोल को मालूम करने का फार्मूला, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। अब आपको मालूम करना है मास, तो हम मास को इसी तरफ लिख लेंगे और थोड़ा सा फार्मूले को रीअरेंज कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो आपके पास जो नंबर ऑफ मोल है वो कितने, 1.6 मोल इंटू मोलर मास कितना होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास देखते हैं, ये आपके पास है 12 और ऑक्सीजन का आपके पास 16 है, और 16 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो कितना आ जाएगा 32 इन दोनों को प्लस करेंगे तो 44 आंसर आएगा। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं 44 को अगर आप 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा कुछ 70.4 के करीब। तो आपके पास आंसर है 70.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय लिमिटिंग रिएजेंट या फिर ऑक्सीजन
जो आपके पास है 7 मोल। ठीक है, तो इसी तरीके से आप दूसरे सवाल भी कर सकते हैं और इसी फार्मूले को इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके आप दूसरी चीजें मालूम कर सकते हैं जहां पे आपसे पूछा जाए। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक यू।